नमस्कार आचार्य जी। आप सुन पा रहे हैं? जी, कहिए। अ, जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न था आपसे कि कई बार हमारे बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ जिसको हम बोलते हैं या बड़े होके सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, मेंटल अब्यूज़, और वो हमारे घर के ही अपने कोई होते हैं, बहुत करीबी रिश्तेदारों में, और हम उनको माफ़ नहीं कर पाते। कहने को हम कह सकते हैं कि मन को चोट लगती है, शारीरिक तो होती है, एक लड़की के लिए या एक बच्चे के लिए। पर मन को चोट पर जैसे कि अभी मैं सुनती हूँ कि मन तो अहंकार है, अहम है। तो क्या वाक़ई वो अहम को चोट है, या ये कहीं एक ऐसी चोट है जिससे हम उनको माफ़ नहीं कर पाते? जब भी हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है एक एक अविश्वास, एक, और वो अविश्वास आपको हर जगह दिखता है फिर। याद रखना है क्योंकि वहीं रहना है जहाँ उनको देखते हैं। हुँ, या कहीं कहीं भी ऐसे वो थोड़ी दिख दिख जाते जाता है हैं कोई। उस रिश्तेदारी में। भई 2 बातें एक साथ चल रही हैं। पहला, रहना भी वहीं है, माने वहाँ रहने में कोई स्वार्थ होगा। और दूसरी बात, जब कोई दिख जाए तो चोट भी खानी है। आगे बढ़िए, भूलिए। और भूलने से मेरा अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पड़े-पड़े भूलिए। ऐसे भूलिए कि ज़िंदगी में कुछ इतना बेहतरीन, इतना नया, इतना ऊँचा आ गया है कि ये किसी की दरिद्रता और दरिंदगी याद रखने की हमारे पास जगह नहीं बची। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें याद रखें। कुछ और मिल गया है ऊँचा याद रखने को। पर अगर हम उसी इकोसिस्टम में रहेंगे जहाँ वही लोग मौजूद हैं और बार-बार दिखते हैं, तो फिर हम आगे बढ़े कहाँ अभी? तो समस्या ये नहीं है कि पीछे क्या हुआ, समस्या ये है कि आज भी आप उसी इकोसिस्टम में हैं। नहीं, जैसे कि अ, बिफोर मैरिज वो कोई रिलेटिव्स में है, आप कहीं किसी फंक्शन या किसी एक बात किसी भी, बताइए, वो फंक्शन एनी कैसा काइंड होगा? ऑफ। हुँ? जहाँ ऐसे लोग भी आमंत्रित हों? बात खत्म हो गई ना। हुँ? जहाँ ऐसे लोग आमंत्रित हों और आप भी जा रही हैं, तो इसका मतलब आप अभी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। बट जो अविश्वास पैदा हो गया है, और वो अगर वो किसी बच्चे के पास भी दिखे तो ऐसे लगता है कि ये कहीं उस बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर दे, तो वो देखिए, ऐसे जानवरों की क्या दुनिया कैसे में कोई करें कमी उससे? नहीं है। इतनी देर में हमने बात करी ना, इतनी ही देर में न जाने कैसे कितने ऐसे लोगों ने कितने बच्चों पे हाथ डाल दिया होगा। तो हमें लड़ना है, हमें रोकना है, तो व्यापक स्तर पर पूरी दुनिया में जो हो रहा है सब कुछ रोकना है ना। अगर मैं सिर्फ अपने ही अतीत की दुर्घटना या घावों को याद कर रहा हूँ, तो फिर मैं स्वार्थी हो रहा हूँ। हुँ? जितनी देर में आपने देखा कि अरे उस व्यक्ति के साथ वो बच्चा है, कुछ बुरा ना हो जाए, उतनी देर में 50 और बच्चों के साथ कुछ बुरा हो गया। हमने उन 50 बच्चों के साथ जो हो रहा था उस चीज़ को क्यों नहीं रोका? कहीं न कहीं हमारी इच्छा ये है, सुनिए ध्यान से, कि जैसा हमारा इकोसिस्टम है वो तो रहे वैसा ही, क्योंकि हम हैं तो उसी में स्थापित, उससे हम बाहर तो आ नहीं रहे। हमारा इकोसिस्टम वैसा ही रहे लेकिन उसमें ये दरिंदे ना रहें। ये आपका ड्रीम सिनेरियो है कि नहीं है? नहीं सर, पर उस इकोसिस्टम को हम कैसे कैसे तोड़ तोड़ के के? बाहर निकले? कैसे नहीं तोड़ पाते? मौसा हो तो सकते हैं, कोई फूफा हो सकते हैं। तो तो क्या तो क्या करो तो कहो तो उनको कि वो मौसा किसी घर में नहीं रहते, वो मौसा आपके मन में रहते हैं। आपके मन में जगह क्यों है मौसे और फूफे के लिए? वो नहीं है, हम वो उनको नहीं नहीं है तो बुलाते। फिर ये सवाल नहीं आता। मन में जगह दे रखी है ना अभी भी उनको। फिर समझिए मैं जो बोल रहा था। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी जो व्यवस्था चल रही है, परिवार की, समाज की, रिश्तों की, वो वैसी ही चले, बस उसमें ऐसे दरिंदे ना हों। तथ्य ये है कि ये जो व्यवस्था है इसमें दरिंदे पैदा होंगे।
आप मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू करना चाहती हैं, वो संभव नहीं है। आप व्यवस्था नहीं तोड़ना चाहती हैं, आप आज भी व्यवस्था के भीतर ही हैं। बस आपकी एक आशा है, एक कामना कि उस व्यवस्था में गंदे लोग ना हो। द ग्रेट हैप्पी फैमिली वाला सपना है आपका, है ना सपना, जो हमें फिल्मों ने दिखाया है। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्में देखिए, जहां सब बिल्कुल बहुत सारे फूफे और ताऊ घूम रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठा रखा है, या ताऊ जा करके घोड़ा बन गया है और उसकी पीठ पर उसके दो भतीजियां चढ़ी हुई हैं और वो उनको बोल रहा है तड़बक तड़बक चलो मैं तुम्हें घुमा रहा हूं। हम चाहते हैं वैसा बिल्कुल एक आदर्श सपनों का हमारा घर रहे। आप समझ नहीं रही हैं कि जो हमारी व्यवस्था है पूरी, उसमें हिंसा एक लगभग अनिवार्य तत्व है। कारण समझिए, हमारी जो व्यवस्था है परिवार की, उसमें दो लोग रिश्ता बनाते हैं देह के आधार पर। आप अपने परिवार में एक आदमी बता दीजिए जिससे आपका देह का रिश्ता नहीं है। माँ बाप से क्या रिश्ता होता है हमारा? हम उनकी देह से आए। हमारे बच्चों से क्या रिश्ता होता है हमारा? वो हमारी देह से आए। पति से क्या रिश्ता होता है? हमारी देह उनकी देह से मिली। ससुर से क्या रिश्ता होता है? उनकी देह से वो आया जिसकी देह से मेरी देह मिली। आप अपने रिश्तों में कोई एक नाम बता दीजिए जिससे आपका देह का रिश्ता ना हो। जहां देह का रिश्ता है वहां दरिंदगी तो होगी ना, क्योंकि पशु माने देह है, दरिंदा माने पशु। हमारी पूरी व्यवस्था बॉडी सेंटर्ड है बाबा, और इसीलिए वो एनिमलिस्टिक है। उसमें पशुता होगी, उसमें दरिंदे होंगे, हमेशा से होंगे। बस ये है कि वो दरिंदगी अब थोड़ा बाहर आने लग गई है, पहले उतनी बाहर नहीं आती थी। आपके जिन भी लोगों से रिश्ते हैं, फिर पूछ रहा हूं, आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली, किसी से बता दिए जिससे आपका बॉडीली रिलेशन ना हो। रिलेशनशिप ऑफ कॉन्शियसनेस तो हम जानते ही नहीं ना। क्या जानते हैं? कोई आपकी जिंदगी में कितना भी प्रकाश लेके आए, आप उसको अपना बाप बोलोगे ही नहीं। कि बोलोगे? किसी ने सचमुच आपकी चेतना को जन्म दिया हो, आप उसको अपनी मां बोलते ही नहीं। क्यों नहीं बोलते? आप क्यों उसी बॉडी सेंटर्ड इकोसिस्टम में अटकी हुई हैं, यह बताइए ना। और जहां बॉडी सेंटर्ड है मामला, वहां पर सब कुछ पाशविक तो होगा ना, क्योंकि पशु माने जो बॉडी है, एनिमल मतलब जो सिर्फ एक बॉडी है जिसमें कॉन्शियसनेस बहुत कम है, उसको एनिमल बोलते हैं। तो जब पूरी फैमिली की व्यवस्था ही, समाज की व्यवस्था ही बॉडी पर आधारित है, तो उसमें हमें ताज्जुब क्यों होता है जब हम पाशविक दरिंदगी देखते हैं? शायद इसलिए कि इस तरह से सोचा नहीं। सोचा नहीं की बात नहीं है, हमें सपना दिखाया गया, हमें कथाएं बताई गई, हमें फिल्में दिखाई गई जिसमें प्योरिटी की, कि जिसमें सब जितने हैं चाचे ताऊ फूफा मौसी, ये तो सब एक दूसरे के हितैषी हैं, और छोटे छोटे बच्चे को पता भी नहीं उसकी माँ कौन है। जितनी घर की स्त्रियां, सबको वो माँ जैसा मान रहा है। छोटे बच्चे को पता भी नहीं है कि उसका बाप कौन है। इस तरह की कहानी सुनिए ना। लोग बोलते हैं अरे मैं 8 साल का हो गया था तब तक मुझे पता ही नहीं था कि घर में जितने भी बड़े थे मेरे लिए सब पिता समान थे। हम कहते हैं वाह क्या आदर्श ये सिनेरियो है, गजब संस्कृति। अरे बाबा, आप जीवन के मूल सिद्धांत को, जीवन के मूल नियमों को तोड़ कैसे दोगे? और मूल नियम पूछता है कि तुमने जो रिश्ता बनाया वो किस आधार पर बनाया। आप किसी को बस इसी आधार पर भाई बोल रहे हो ना, कि उसने भी उसी देह से जन्म लिया जिस देह से तुमने जन्म लिया है। माने तुमने अपने आप को भी देह बना लिया, उसको भी देह बना लिया। अब तुम्हारा जो रिश्ता बनेगा वो कैसे बहुत ऊंचा हो सकता है? नहीं होगा। ब्रदर्स ऑफ बॉडी नहीं चाहिए, ब्रदर्स ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए। लवर्स ऑफ बॉडी नहीं चाहिए, लवर्स ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए। और हम अजब उम्मीदें पालते हैं, हम कहते हैं नहीं सब कुछ बॉडीली रखेंगे, लेकिन फिर जब बॉडीली एक्सप्लॉइटेशन होगा तो हम कहेंगे अरे अरे कुछ बहुत गलत हो गया। कुछ गलत नहीं हो गया, वही हुआ जो होना था, वही, और क्या।
तो इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए या इसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए? आप बताइए, आप क्या हैं? आप बॉडी हैं या कॉन्शियसनेस है? आप मेरे साथ गीता पढ़ती हैं, आप क्या हैं? अभी वही मैं कह रही हूँ कि तभी मेरे को तो समझ अगर आप कॉन्शियसनेस हैं तो कॉन्शियसनेस के रिश्ते बनाइए ना। आप जो होंगी आप उसी बिंदु से रिश्ते भी बनाएंगी। नए रिश्ते बनाइए। और याद रखिए कि जो व्यक्ति स्वयं सिर्फ एक शरीर है, वो दूसरों को भी सिर्फ शरीर की तरह ही देखेगा। उससे कोई और उम्मीद करना नासमझी है। ऐसे लोगों को क्या कन्फ्रंट नहीं कन्फ्रंट करोगे? करना एक ही तरीका चाहिए। कन्फ्रंटेशन का, एलिवेशन। उनका कन्फ्रंटेशन यही है कि वो बैठे हों, शरीर वाला कोई काम करते, उनको उठा के गीता सुनाओ कि बेटा तू एकदम जानवर है, देह बना बैठा है, चल मैं तुझे प्रकाश दूं, तुझे चेतना दूं, तुझे ज्ञान दूं। यही तरीका है कन्फ्रंटेशन का। बाकी जानवर से तो कन्फ्रंटेशन ऐसे ही किया जाता है कि कोई दरिंदा आ रहा है आपको खाने के लिए, तो उसको डंडा मार दो, डंडा मार दो। अब डंडा मारने वाला तरीका तो बहुत अच्छा है नहीं, गीता वाला तरीका अच्छा है। और गीता वो सुनने को राजी ही ना हो तो फिर तो यही कह सकते हो कि हम प्रतीक्षा करेंगे जब आप गीता सुनने को तैयार हो जाएंगे, और जब तक आप गीता सुनने को तैयार नहीं है तब तक आप अपना रास्ता देखिए, हमें हमारा रास्ता देखने दीजिए। क्योंकि सर वही बात है कि वो बहुत ज्ञानी है। हाँ तो बस बिल्कुल ठीक है। हाँ, ज्ञान जब एक जानवर को मिल जाता है तो वो जानवर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ज्ञान जब एक जानवर को मिल जाता है ना, तो जानवर को जैसे एक और हथियार मिल गया। आप दुखी इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी उम्मीद को चोट लगी है। आपकी उम्मीद ये थी कि आप बच्ची थीं या बड़ी थीं, आपकी उम्मीद ये थी कि जो लोग आपके आसपास के हैं वो आपसे जरा हितैषी बनकर व्यवहार करेंगे। आपकी उम्मीद ये थी कि मैं बच्ची हूं तुम्हारे घर की, या मैं लड़की हूं तुम्हारे घर की, तुम कुछ ऐसा करोगे जिसमें मेरी भलाई हो। आपकी वो उम्मीद टूटी है। मैं आपसे कह रहा हूं आपकी उम्मीद ही गलत थी। जहां सब रिश्ते बॉडी पर बने हों, वहां ये उम्मीद रखना कि किसी की बॉडी छोड़ दी जाएगी, ये उम्मीद गलत है। इसीलिए तो फिर इतनी सारी मोरालिटी चाहिए होती है ना, भारी खुराक, हेवी डोज, ताकि बाप बेटी के शरीर पे हाथ न डाले। क्योंकि अगर उतनी मोरालिटी नहीं पढ़ाई तो कोई नहीं किसी को छोड़ने वाला। और इसीलिए जहां कॉन्शियसनेस होती है वहां मोरालिटी की जरूरत नहीं होती। और जहां बॉडी होती है जितनी ज्यादा, उस समाज को, उस जगह को, उस परिवार को उतना ज्यादा नैतिक होना पड़ता है। उसको मोरालिटी के बड़े पाठ पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उसको मोरालिटी नहीं पढ़ाओगे तो उनकी दरिंदगी बिल्कुल उभर कर सामने आ जाएगी। मोरालिटी से दरिंदगी का थोड़ा दमन हो जाता है, सप्रेशन हो जाता है। सारी दुनिया की समस्याओं की जड़ है चेतना का अभाव। यही श्री कृष्ण गीता में सिखा रहे हैं। ये बात पता नहीं क्यों हम सीखना नहीं चाहते। चाहे वो चाइल्ड मोलेस्टेशन हो, और चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, और चाहे वो रोड रेज हो, ये कितनी अलग अलग दिशाओं की समस्याएं हैं ना। इन सारी समस्याओं की साझी जड़ है शैलो कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान का अभाव। जहां आत्मज्ञान का अभाव होगा वहां जरा भी ताज्जुब मत करिएगा आप किसी भी किस्म की दरिंदगी होते देखें तो। आप मोरल होने से अच्छे नहीं होते, आप कॉन्शियस होने से अच्छे होते हो। मोरालिटी को तो रात के सन्नाटे तोड़ देते हैं बिल्कुल। मोरालिटी दिन का मुखौटा होती है। रात में जैसे ही एकांत छाता है ना, मोरालिटी की धज्जियां उड़ जाती हैं। हमारे एक सर थे,
जब मैं जॉब करती थी तो उनका एक थाईलैंड का ट्रिप बना था ऑफिस की तरफ से। तो हमारे कुलीग्स ने हमें आके बताया कि द मोमेंट ही पुट फुट ऑन द लैंड ऑफ थाईलैंड, तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे मैं सब कुछ वो करूंगा जो मैंने जिंदगी में नहीं कभी किया। ही वॉज शर्मा, और वहां पे उन्होंने ड्रिंक किया एंड एवरीथिंग दे हैड डन, ऑल द एथिकलेस और मोरालिटी लेस थिंग्स। सो वही बात आपकी वाली आ गई कि मोरालिटी। जो आदमी दिन में अपने आप को जितना बांध के रखेगा, रात में उसका जानवर उतनी ही जोर से भौंकेगा। मोरालिटी कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट टू कॉन्शियसनेस, टू अंडरस्टैंडिंग। मोरालिटी का मतलब है समझा कुछ नहीं, किसी ने नियम बना दिया तो बस उसका पालन कर लिया। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मैंने जाना है, मैंने स्वयं समझा है, मेरी अपनी मौलिक ऑथेंटिक समझ है। फिर आदमी अलग तरह से जीता है, फिर रिश्ते दूसरे बनाता है, और उस अंडरस्टैंडिंग से फिर कंपैशन और लव पैदा होते हैं, करुणा और प्रेम। मोरालिटी से करुणा और प्रेम नहीं पैदा होते। मोरालिटी तो ऐसा है जैसे कुत्ते के गले में पट्टा। कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो तो इंसान थोड़ी बन जाएगा। हाँ, इतना होगा कि वो काटेगा नहीं। जी, थैंक यू आचार्य जी। और मैं एक बात आपको बहुत देर से कहना चाहती थी कि मेरे पापा तो अब नहीं रहे, बट जब भी मैं आपको जो भी आप बोलते हैं, मैंने अपने बचपन में अपने पापा से सेम सारी ये चीजें, ये बातें, लाइक पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और उन्होंने भी काफी वेद पढ़े हुए थे, बट उन्होंने कभी हमें समझाया नहीं। जैसे आप कहते हैं बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए कि उनको सिर्फ बताओ कि ऐसे है, बताना, दिखाना नहीं। तो उन्होंने ऐसी ही अपब्रिंगिंग की है हमारी। एंड जब मैं आपको सुनती हूँ तो आई रिमेम्बर हिम अ लॉट। थैंक यू सो मच।